नमस्कार और स्वागत है। आज की तारीख है गुरुवार 25 दिसंबर 2025। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी नियम को चुनौती देने वाले हैं। वो नियम ये है कि जीतने के लिए आपको अपने प्रतिस्पर्धी को हराना ही होगा। हमारे पास ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी नाम की किताब के कुछ अंश हैं और ये कहते हैं कि शायद जीतने का सबसे अच्छा तरीका लड़ना है ही नहीं। बिल्कुल। और आज की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। हर तरफ गला काट प्रतिस्पर्धा है, बजट कम हो रहे हैं, मार्जिन घट रहे हैं और सोशल मीडिया ने हर ग्राहक के हाथ में एक मेगाफोन दे दिया है। तो ऐसे में कंपनियां आगे कैसे बढ़ें? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये स्रोत तर्क देते हैं कि इसका जवाब मौजूदा बाजार में और ज्यादा लड़ने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा नया बाजार बनाने में है जहां कोई लड़ाई ना हो। और यही है ब्लू ओशन या नीले सागर का आइडिया। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और कैसे सर्क दू सोलेil जैसी कंपनियों ने मरते हुए उद्योगों में जान डाल दी। या येलो टेल वाइन जैसी कंपनी ने भीड़ भरे बाजार में अपनी जगह बना ली। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है। इस रणनीति के पीछे के मुख्य विचारों को खोजना और उन्हें अमल में लाने के तरीकों को समझना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हमें इन नई रणनीतियों की जरूरत ही क्यों है? क्या पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं? स्रोत बताते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो या शिक्षा, कम बजट में बेहतर नतीजे देने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, और इस दबाव के पीछे 3 बड़े बदलाव हैं। पहला है जिसे स्रोत कहते हैं पब्लिक मेगाफोन। सोचिए 10-15 साल पहले कंपनियों का अपनी इमेज पर पूरा कंट्रोल होता था। सही बात है, विज्ञापन और पीआर के जरिए। बिल्कुल। लेकिन आज सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, कस्टमर रिव्यूज, इन सब की वजह से असली शक्ति ग्राहकों के पास है। एक खराब प्रोडक्ट अब महंगी मार्केटिंग के पीछे छुप नहीं सकता। नहीं छुप सकता। अब तो हर किसी की आवाज दुनिया तक पहुंच सकती है, अच्छी हो या बुरी। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में दम होना ही चाहिए। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव है डिमांड का केंद्र बदलना। दुनिया की अगली बड़ी ग्रोथ अब यूरोप, जापान या अमेरिका से नहीं आएगी। वो आएगी चीन, भारत, ब्राजील जैसे उभरते बाजारों से। अच्छा। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहते। इंटरनेट की वजह से वे दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। उन्हें कम कीमत पर बेहतरीन चीज चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। यानी सस्ता और अच्छा वाली बात नहीं, बल्कि सस्ता भी और अच्छा भी। और तीसरा बदलाव तो सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा से जुड़ा है ना? बिल्कुल। आज दुनिया के किसी भी कोने से आपका प्रतियोगी खड़ा हो सकता है। एक वेबसाइट बनाना, क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाना, स्काइप पर मीटिंग करना और अलीबाबा जैसी साइट से सप्लायर खोजना, ये सब इतना सस्ता और आसान हो गया है कि कोई भी छोटा स्टार्टअप रातों रात ग्लोबल खिलाड़ी बन सकता है। तो प्रतिस्पर्धा अब लोकल नहीं रही, ग्लोबल हो गई है। हाँ, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर देखें, ताकतवर ग्राहक, बदलती डिमांड और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा, तो ये साफ है कि पुरानी लड़ाई वाले मैदान में टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। स्रोत इसी लड़ाई वाले मैदान को लाल सागर कहते हैं, जहां खून खराबे से पानी लाल हो चुका है। हाँ, और यहीं से नीले सागर का विचार आता है। ये लाल और नीले सागर का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। लाल सागर तो समझ आता है, मौजूदा बाजार जहां सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी छीन रहे हैं। लेकिन ये नीला सागर क्या है? क्या ये कोई काल्पनिक जगह है? नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, बस अनदेखी है। नीला सागर का मतलब है एक ऐसा नया बाजार बनाना जहां कोई प्रतिस्पर्धा हो ही ना। आप अपने लिए एक बिल्कुल नया खेल का मैदान बना लेते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सर्क डू सोलेil। जरा सोचिए, उन्होंने सर्कस उद्योग में कदम रखा, एक ऐसा उद्योग जो सचमुच मर रहा था। हाँ, उस समय तो सर्कस का चलन खत्म ही हो रहा था। बिल्कुल। बच्चों को वीडियो गेम्स चाहिए थे, जानवरों के अधिकारों के लिए समूह प्रदर्शन कर रहे थे और बड़े सर्कस लगातार दर्शक खो रहे थे। किसी भी बिजनेस स्कूल के हिसाब से ये एक भयानक आइडिया था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या जादू किया? एक मरते हुए उद्योग में कोई कैसे सफल हो सकता है? उन्होंने जादू नहीं किया, उन्होंने बस खेल के नियम बदल दिए। उन्होंने मौजूदा सर्कस को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सवाल पूछा कि सर्कस का मतलब ही क्या है, और फिर उस मतलब को ही बदल दिया। इसे समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही सरल फ्रेमवर्क देते हैं। 4 सवाल: क्या हटाया जाए, क्या कम किया जाए, क्या बढ़ाया जाए और क्या नया बनाया जाए। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क से सर्क दू सोलेil को समझते हैं। उन्होंने क्या हटाया? सबसे पहले उन्होंने जानवरों के शो पूरी तरह हटा दिए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इससे जानवरों के अधिकारों से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो गईं
और लागत भी बहुत कम हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने स्टार कलाकार रखने का चलन खत्म किया, जो बहुत महंगे होते थे, और उन्होंने सीटों के बीच पॉपकॉर्न और सोडा बेचने की प्रथा भी बंद कर दी, जिससे माहौल ज्यादा प्रीमियम लगे। एक मिनट, उन्होंने मजाक और खतरे वाले करतब कम कर दिए। ये तो सर्कस की सबसे बड़ी पहचान होती है। क्या इससे उनके पुराने ग्राहक नाराज नहीं हुए होंगे? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वे पुराने ग्राहकों को खुश करने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने तमाशे वाले मजाक की जगह ज्यादा कलात्मक हास्य को जगह दी और खतरनाक करतबों को कम करके उन्हें नृत्य और कला के साथ मिला दिया, जिससे वे ज्यादा खूबसूरत लगें, न कि सिर्फ डरावने। तो उनका लक्ष्य बदल गया था। हाँ, उनका लक्ष्य सर्कस देखने वालों को वापस लाना नहीं था, बल्कि उन लोगों को लाना था जो थिएटर और ओपेरा देखने जाते हैं। तो फिर बढ़ाया क्या गया? उन्होंने वेन्यू पर, मतलब आयोजन स्थल पर, बहुत जोर दिया। उनके टेंट किसी भव्य थिएटर की तरह शानदार और आरामदायक होते थे, और उन्होंने कीमत बढ़ाई, वो भी बहुत ज्यादा। ये अब बच्चों का सस्ता मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक प्रीमियम शो था, जिसकी टिकट की कीमत किसी बड़े थिएटर प्ले जितनी थी। और बिल्कुल नया क्या था? बहुत कुछ। हर शो की एक थीम या कहानी होती थी, जैसे किसी नाटक की होती है। बिल्कुल एक नाटक की तरह। एक बहुत ही परिष्कृत और कलात्मक माहौल बनाया गया। उन्होंने कई अलग अलग प्रोडक्शंस बनाए ताकि लोग बार बार आ सकें, और सबसे जरूरी, उन्होंने बेहतरीन संगीत और नृत्य को शो का दिल बना दिया। असल में उन्होंने सर्कस और थिएटर को मिलाकर कुछ ऐसा बनाया जो न तो पूरी तरह सर्कस था, न ही पूरी तरह थिएटर। वाह! तो उन्होंने सर्कस को बच्चों के मनोरंजन के डिब्बे से निकालकर वयस्कों के लिए एक प्रीमियम अनुभव बना दिया। उन्होंने एक ऐसा नया बाजार बनाया जहां रिंगलिंग ब्रदर्स जैसे पुराने सर्कस खिलाड़ी, मतलब वो मुकाबला ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक अलग ही खेल खेल रहे थे। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ प्रोडक्ट बदलने की बात नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री की परिभाषा बदलने की बात है। बिल्कुल सही। इसी को स्रोत वैल्यू इनोवेशन या मूल्य नवाचार कहते हैं। ये इस विचार पर आधारित है कि आपको वैल्यू और लागत में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कीमत कम करो और वैल्यू बढ़ाओ। अगर ये इतना आसान होता तो हर कोई यही नहीं कर रहा होता। इसमें असल चुनौती क्या है? ये एक तरह का विरोधाभास लगता है। ये विरोधाभास तभी तक लगता है जब तक आप अपने प्रतिस्पर्धियों को देखकर रणनीति बनाते हैं। वैल्यू इनोवेशन का मूल मंत्र है, प्रतिस्पर्धा को देखना बंद करो। उन चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करो जिन पर आपका पूरा उद्योग लड़ रहा है, और अपना पैसा उन नई चीजों पर लगाओ जो ग्राहकों के लिए मायने रखती हैं, लेकिन जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जैसे सर्क डू सोलेल ने जानवरों और स्टार कलाकारों पर पैसे बचाने शुरू किए। हाँ, और उस पैसे को माहौल और कला पर लगाया। इसका एक और बेहतरीन उदाहरण येलो टेल वाइन का है। मुझे याद है जब ये वाइन बाजार में आई थी तो हर कोई इसकी बोतल के बारे में बात कर रहा था। किसी को वाइन की जटिल बातों से मतलब नहीं था, पर वो कंगारू वाला लेबल सबको याद था। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। 2000 के दशक में अमेरिकी वाइन बाजार एक क्लासिक लाल सागर था। सैकड़ों ब्रांड, जटिल भाषा और नए ग्राहक अक्सर भ्रमित हो जाते थे कि कौन सी वाइन खरीदें। बिल्कुल, वाइन चुनना बहुत मुश्किल काम लगता था। हाँ, और पूरा वाइन उद्योग प्रतिष्ठा, ओक, टैनिन और वाइन को सालों तक रखने जैसी बातों पर टिका था। तो येलो टेल ने क्या किया? उन्होंने भी उसी 4 सवालों वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया होगा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उन सभी चीजों को हटा दिया और कम कर दिया जिन पर पूरा उद्योग लड़ रहा था। उन्होंने जटिल शब्दावली हटा दी। टैनिन और ओक जैसे भारी स्वाद जो नए पीने वालों को पसंद नहीं आते, उन्हें कम कर दिया। वाइन को पुराना करने की वो जो प्रक्रिया होती है, उसे भी खत्म कर दिया, जिससे उनकी लागत बहुत कम हो गई। और बढ़ाया क्या? उन्होंने एक आसान, मीठी और फल जैसे स्वाद वाली वाइन बनाई जो पीने में मजेदार थी। वाइन के जानकारों ने शायद इसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन आम लोगों को पसंद आई। हाँ, बहुत पसंद आई। चयन को आसान बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 2 किस्में पेश की, एक सफेद शारने और एक लाल शिराज। और जैसा आपने कहा, उनका लेबल बहुत ही सरल और आकर्षक, कोई जटिल जानकारी नहीं, बस एक कंगारू। तो उन्होंने वाइन को डरावना और जटिल बनाने के बजाय मजेदार और सुलभ बना दिया। हाँ, उन्होंने उन लोगों को अपना ग्राहक बनाया जो बियर या कॉकटेल पीते थे, क्योंकि उन्हें वाइन समझना मुश्किल लगता था। ये एक क्लासिक ब्लू ओशन चाल है, मौजूदा ग्राहकों के लिए लड़ने के बजाय नए ग्राहक बनाना।
ठीक है, ये उदाहरण तो कमाल के हैं, लेकिन ये थोड़े ऐसे लगते हैं जैसे किसी को अचानक कोई जादुई आइडिया आ गया हो। क्या ये नीले सागर खोजने का कोई व्यवस्थित तरीका भी है? क्या कोई भी कंपनी ऐसा कर सकती है? हाँ, स्रोत कहते हैं कि ये किस्मत की बात नहीं है। इसके लिए कुछ रास्ते हैं, कुछ सोचने के तरीके हैं। हम कुछ पर नजर डालते हैं। एक तरीका है वैकल्पिक उद्योगों को देखना। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ अपने उद्योग के अंदर देखती हैं, लेकिन ग्राहक ऐसा नहीं सोचते। अच्छा, वो कैसे? जैसे एक शाम बिताने के लिए वे रेस्टोरेंट जा सकते हैं, सिनेमा जा सकते हैं या घर पर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। ये सब अलग अलग उद्योग हैं, पर एक ही काम कर रहे हैं। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? नेटजेट्स। उन्होंने देखा कि बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के पास दो विकल्प थे। या तो वे एक प्राइवेट जेट खरीदें जो बहुत ही महंगा था, या फिर कमर्शियल एयरलाइन में फर्स्ट क्लास में सफर करें जिसमें लचीलापन नहीं था और समय बर्बाद होता था। नेटजेट्स ने इन दोनों के बीच एक नया बाजार बनाया। उन्होंने प्राइवेट जेट की स्पीड और सुविधा दी, लेकिन कीमत बहुत कम रखी। कैसे? उन्होंने एक जेट का मालिकाना हक कई लोगों में बांट दिया। वाह, मतलब एक नया ही विकल्प बना दिया। हाँ, एक नया ही बाजार बना दिया। ये तो कमाल है। तो आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट को नहीं बल्कि ये भी बदल सकते हैं कि आप किसे बेच रहे हैं। क्या इसका भी कोई अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल, ये एक और रास्ता है खरीदार समूह को बदलना। एक उद्योग अक्सर एक ही तरह के खरीदार पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे दवा कंपनियां डॉक्टरों पर और खिलौने वाली कंपनियां बच्चों पर। लेकिन नीला सागर तब मिलता है जब आप इस खरीदार को बदल देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लूमबर्ग। अच्छा, फाइनेंशियल डेटा वाली कंपनी। हाँ, 1980 के दशक में वित्तीय जानकारी का बाजार रॉयटर्स जैसी कंपनियों के हाथ में था। वे अपने सिस्टम्स कंपनियों के आईटी मैनेजरों को बेचते थे, क्योंकि खरीदने का फैसला वही करते थे। लेकिन असल में उस जानकारी का इस्तेमाल तो ट्रेडर और एनालिस्ट करते थे। सही पकड़ा। माइकल ब्लूमबर्ग ने यही देखा। उन्होंने आईटी मैनेजरों को छोड़कर सीधे ट्रेडर्स और एनालिस्ट पर ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि एक ट्रेडर के लिए हर सेकंड कीमती होता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा टर्मिनल बनाया जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान था। क्या खास था उसमें? उसमें 2 स्क्रीन थीं और कीबोर्ड पर ही यील्ड और स्वैप जैसे बटन थे। उन्होंने बिल्ट इन एनालिटिक्स भी दिए ताकि ट्रेडर्स को खुद कैलकुलेशन न करनी पड़े। उन्होंने ट्रेडर्स की जिंदगी इतनी आसान बना दी कि उन्होंने अपनी कंपनियों पर ब्लूमबर्ग टर्मिनल खरीदने के लिए दबाव डाला, भले ही वो महंगे थे। वाह, तो उन्होंने सिर्फ खरीदार बदला और पूरा बाजार ही बदल दिया। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। एक और मजेदार रास्ता है किसी उत्पाद की अपील को भावनात्मक से कार्यात्मक या कार्यात्मक से भावनात्मक बनाना। जैसे जापान में क्यूबी हाउस ने हेयरकट को एक पूरी तरह से कार्यात्मक चीज बना दिया। मतलब? वहां कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई शैम्पू या मालिश नहीं, सिर्फ 10 मिनट का सस्ता हेयरकट। वहीं दूसरी ओर मेक्सिको में सीमेंट कंपनी सिमेक्स ने सीमेंट जैसे उबाऊ कार्यात्मक प्रोडक्ट को एक भावनात्मक चीज बना दिया। सीमेंट को? वो कैसे? उन्होंने पत्रिमोनियो होए नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया जो एक तरह की कम्युनिटी सेविंग स्कीम थी। इससे गरीब परिवार मिलकर धीरे धीरे अपना घर बनाने के लिए सीमेंट और सामान खरीद सकते थे। उन्होंने सीमेंट को सपनों और खुशियों से जोड़ दिया। एक शानदार रणनीति बनाना एक बात है, लेकिन उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी में फेल हो जाती हैं। लोग बदलाव का विरोध करते हैं, संसाधन कम पड़ जाते हैं और अंदर की राजनीति सब कुछ बर्बाद कर देती है। टिपिंग पॉइंट लीडरशिप। इसका मतलब है कि आपको किसी संगठन को बदलने के लिए पूरी भीड़ को धकेलने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ सही लोगों या सही चीजों को हल्का सा धक्का देना है और बाकी सब अपने आप बदल जाएगा, जैसे एक वायरस फैलता है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण न्यूयॉर्क पुलिस विभाग NYPD का है। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क अपराध का गढ़ बन चुका था। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था, बजट कम था और किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब नए कमिश्नर बिल ब्रैटन आए। ब्रैटन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली थी लोगों की सोच बदलने की चुनौती। उनके अपने ही सीनियर ऑफिसर्स मानने को तैयार नहीं थे कि हालात इतने बुरे हैं, तो ब्रैटन ने उन्हें प्रेजेंटेशन या आंकड़े नहीं दिखाए। वे उन सबको सबवे में ले गए और कहा, चलो खुद अपनी आंखों से देखो। अच्छा। जब उन अधिकारियों ने वहां की अराजकता, भीड़ और गंदगी देखी तो उन्हें कुछ और समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा, उनके पास संसाधन नहीं थे, न ज्यादा पुलिस न ज्यादा पैसा। तो उन्होंने संसाधनों को फिर से बांटा।
उन्होंने डेटा से ये पता लगाया कि शहर के 90% अपराध सिर्फ 5% इलाकों में होते हैं। उन्होंने इन इलाकों को हॉटस्पॉट कहा। तो उन्होंने हर जगह थोड़ी थोड़ी पुलिस बढ़ाने के बजाय अपने सबसे अच्छे अफसरों को सिर्फ उन हॉटस्पॉट पर लगा दिया। कम संसाधनों में जबरदस्त असर हुआ। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, प्रेरणा। एक थकी हुई, हताश पुलिस फोर्स को कैसे प्रेरित किया जाए? इसके लिए ब्रेटन ने जो किया वो कमाल का था। उन्होंने हर 2 हफ्ते में सभी 76 पुलिस स्टेशनों के कमांडरों की एक मीटिंग शुरू की, जिसे कॉमस्टैट कहा जाता था। उस मीटिंग में हर कमांडर के इलाके के अपराध के आंकड़े एक बड़ी स्क्रीन पर सबके सामने दिखाए जाते थे और उनसे सवाल जवाब होते थे। बाप रे, सबके सामने? ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा, लेकिन शायद यही जरूरी भी था। बिल्कुल, कोई भी सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इससे एक दूसरे से बेहतर करने की होड़ लग गई। जो अच्छा काम करते थे उनकी तारीफ होती थी। इससे जवाबदेही और प्रेरणा दोनों पैदा हुई। और राजनीतिक चुनौती। आखिरी चुनौती थी राजनीति। ब्रेटन ने उसे भी बहुत चतुराई से संभाला। अपनी टीम में एक ऐसा आदमी रखा जिसे अंदर के सारे दांव पेच पता थे। स्रोत उसे कॉन्सिग्लियर कहते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। एक ऐसा सलाहकार जो जानता है कि कौन किसके साथ है और असली राजनीति क्या चल रही है। तो ये सिर्फ एक अच्छी रणनीति बनाने के बारे में नहीं है, ये इंसान के मनोविज्ञान और संगठन की राजनीति को समझने और उसे अपने हक में इस्तेमाल करने के बारे में भी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस का मतलब हमेशा लड़ाई नहीं होता है। कभी-कभी सबसे अच्छी चाल ये होती है कि आप खेल का मैदान ही बदल दें। उस लाल सागर से बाहर निकल लें जहां सब एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और अपने लिए एक शांत, साफ नीला सागर बना लें। बिल्कुल। और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ अलग होने या महंगा होने के बारे में नहीं है। ये एक ही समय पर ग्राहकों के लिए वैल्यू बढ़ाने और अपनी लागत घटाने के बारे में है। और ये तभी संभव है जब आप इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। और अपना पूरा ध्यान इस पर लगाएं कि आप ग्राहकों के लिए और यहां तक कि जो आपके ग्राहक नहीं हैं, उनके लिए क्या नया मूल्य बना सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, खासकर आज के भीड़-भाड़ वाले बाजारों में, जहां ज्यादातर कंपनियां एक दूसरे की नकल कर रही हैं और सिर्फ कीमत पर लड़ रही हैं। पर स्रोत एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है। एक बार जब आप एक नीला सागर बना लेते हैं तो वो हमेशा नीला नहीं रहता है। आपकी सफलता देखकर दूसरे भी वहां आ जाते हैं। एप्पल जैसी कंपनियां लगातार नए नीले सागर बनाती रहती हैं। आईपॉड, फिर आईट्यून्स, फिर आईफोन, फिर ऐप स्टोर। तो सोचने वाली बात यह है, क्या किसी भी रणनीति की असली परीक्षा एक बार ब्लू ओशन बनाने में है या समय के साथ इसे बार बार बनाने की क्षमता विकसित करने में है?